बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic that we are going to study today is arterial disorders from the general surgery. डोगर की बुक है। ओके, आर्टीरियल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्टीरियल डिसऑर्डर्स इज मोस्टली आर्टीरियल डिसऑर्डर प्रेजेंट करते हैं ऐसे जैसे कहीं स्टेनोसिस हो गई या कल्जन हो गई है। और कॉजेज ऑफ स्टेनोसिस और कल्जन क्या है? मोस्टली इट इज़ ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस 90% ऐसे लिखा है, ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ट्रोमा, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस जैसे बर्जर्स डिजीज, बहुत ज़्यादा हैवी स्मोक करते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इस डिजीज़ को भी कहते हैं। वेलोस्पैस्टिक डिसऑर्डर जैसे कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना, इमोशन और कोल्ड्स में एकदम वेलोस्पैस में चले जाते हैं। हाउ डज दिस आर्टीरियल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट? एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, जिस भी वजह से स्टेनोसिस या कल्जन हो रही है, हाउ डज दे प्रेजेंट? प्रेजेंटेशन ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ द आर्टरी, किस आर्टरी में है, कितनी देर तक है, कल्जन सडन हुई है, ग्रेजुअल हुई है, आर्टरी की टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है। जैसे कोरोनरी आर्टरी छोटी सी है, वहाँ दिल की है और एक ही जाती है, तो अंजाइना मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। सेरेब्रल आर्टरी कैन कॉज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, स्ट्रोक, लिम्ब में आईसी, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया या इस्केमिक रेस्ट पेन। मेसेंटेरिक आर्टरीज में हो जाए तो इंटेस्टाइनल गैंग्रीन या इंटेस्टाइनल एंजाइना, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया। रीनल आर्टरीज में आर्टरीज अगर स्टेनोस हो जाए या ऑक्लूड हो जाए तो दे कैन कॉज हाइपरटेंशन, रेनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड रीनल फेलियर। हम आ जाते हैं डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। मेजर जो यहाँ इसमें चीज़ें ना, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया इस तरह प्रेजेंट करता है कि बहुत अरसे से बंदे को पेन है। तीन उसके हो सकते हैं कैटेगरीज, या तो 3 या 4 लगा लें। या तो वैसे एसिम्टोमेटिक है, या तो उसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मतलब बहुत थोड़े वक्त देर के लिए, मतलब चलते हुए ज़्यादा क्लॉडिकेशन होगी, उससे पेन होगी, रेस्ट पे नहीं होती। और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में तो आप कह सकते हो उसे रेस्ट पे भी पेन है। अब ये होते क्या है? एसिम्टोमेटिक, तो एसिम्टोमेटिक हो गई क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया की मैनिफेस्टेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में उसे पेन होगी, फटीग इन द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, जब वो चले फिरेगा बाय वॉकिंग, एंड इट इज़ रिलीव्ड बाय रेस्ट, एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक उसे पेन स्टार्ट होती है, लेट सपोज यहाँ इतने 2-3 मीटर पे उसे पेन स्टार्ट हुई है। पहले स्टेप पे उसे पेन नहीं होगी और 3 मीटर के बाद उसे पेन स्टार्ट हुई है। पहले स्टेप से लेकर 3 मीटर तक का डिस्टेंस उसे कहते हैं क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। और उसके बाद जब पेन स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली वो बैठ जाता है। जब पेन स्टार्ट हुई है, आपने हमेशा मस्कुलर पेन को डिफ्रेंशिएट करना होता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन को डिफ्रेंशिएट करना होता है आर्टीरियल पेन के साथ। मतलब उसे पूछते हैं कि ये तो नहीं कि उसे स्पाइनल स्टेनोसिस है या वीनस क्लॉडिकेशन है। अब वो कहता है कि अगर स्पाइनल स्टेनोसिस होगी तो पेन वर्सन्स, जैसे वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड करते हुए वर्सन कर जाती है, और इट इज़ रिलीव्ड एंड द पेशेंट स्ट्रेटन्स और फ्लेक्सेस द स्पाइन। और अगर वीनस क्लॉडिकेशन होगी तो वहाँ वेरिकोज वेन्स होंगे या वीनस स्किन चेंजेस तो ज़रूर होंगी। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो है ये आर्टीरियल की वजह से है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ही आर्टीरियल की वजह से, या कोई और क्लॉडिकेशन है, वीनस है या स्पाइनल स्टेनोसिस है। दूसरा वो बात बताता है जो उसका फीचर है, इनफैक्ट तीसरा एक सिम्टोमेटिक है, एक इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, एक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। यहाँ पे सिंगल लेवल पे लीजन हुआ था, सिंगल लेवल पे डिजीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल लीजन्स हैं और डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स के अंदर डाउन दी लेग। तो इट इज़ करेक्टराइज इस्केमिक रेस्ट पेन, अब यहाँ रेस्ट पे भी पेन है और अल्सर्स और गैंग्रीन बनेंगे, प्लस लो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। ये क्या है आगे हम देखते हैं, ये साइंस में। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स में हम क्या करते हैं, एंकल पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इस्केमिक रेस्ट पेन, ऑब्वियसली अब इसकी लास्ट स्टेज ये है कि रेस्ट पे भी पेन हो रही है और बहुत बुरी पेन है, स्पेशली इन द फोरफुट, इट डेवलप्स एट नाइट। अब इस्केमिक रेस्ट पेन में क्या हो रहा है कि पर्सन जब सीधा लेटता है, लेटे हुए में उसको जो है 4 फुट पे उसकी प्रॉपर आर्टीरियल सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से देयर इज रिड्यूस परफ्यूजन टू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, क्राई ऑफ द डाइंग नर्व इफेक्ट। अब क्या हम पेशेंट क्या करता है, इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी से बेनिफिट लेने की कोशिश करता है, लेग्स अपनी जो है बेड से नीचे एक लटका लेता है, ठीक है। फिर पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता महसूस करता है कि उसे चेयर पे ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि चेयर पे ग्रेविटी की वजह से उसकी फुट की सप्लाई सही जा रही है। वो चेयर पे सोना शुरू कर देता है, इट इज़ रिलीव्ड बाय हैंगिंग द लिम्ब आउट ऑफ द बेड। वो चेयर पे सोना शुरू कर देता है, चेयर पे सोने की वजह से उसके लोअर लेग्स का एडीमा स्टार्ट होता है। इट इंक्रीज द टिश्यू प्रेशर फॉर फर्दर रिड्यूसेस द आर्टीरियल परफोरेशन। अब उसका एडीमा की वजह से इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर फर्दर रिड्यूसेस द आर्टीरियल परफ्यूजन, उनके वहाँ पे ऑब्वियसली टिश्यू जो है प्रेशर डाल रहा है, तो आर्टीरियल परफ्यूजन जो है रिड्यूस हो जाती है, एंड इट लीड्स टू विशियस सर्कल। क्योंकि एक चीज़ हो रही है उसको करने के लिए ठीक कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हो रही है वो तीसरी चीज़ ख़राब कर रही है, इस पूरा विशियस सर्कल बना हुआ।
एंड और क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया की मैनिफेस्टेशन क्या है? एक तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है, इस्कीमिक रेस्ट पेन है, नॉन हीलिंग अल्सर्स, पेनफुल नॉन हीलिंग अल्सर्स जिनका डिस्टल फुट और टोस वो हील नहीं करते। वैसे तो आर्टीरियल अल्सर्स हीलिंग होते हैं, वीनस अल्सर नॉन हीलिंग होते हैं, लेकिन ये क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के लिए आर्टीरियल डिसऑर्डर्स के भी जो हीलिंग अल्सर्स हैं ये नॉन हीलिंग है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंपोर्टेंस हो जाती है अलॉन्ग विद बटक पेन दैट इज आयोटोइलियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर लिटरे सिंड्रोम है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाती हैं उसकी। व्हाट आर द साइंस? अब साइंस में आ जाते हैं आर्टीरियल पल्सेशन। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसके आगे वाली पल्स आपको फील नहीं होगी, उसके पीछे वाली पल्स फील होगी। जैसे अगर फीमरल आर्टरी पॉप्लिटियल आर्टरी के दरमियान हुई है तो फीमरल फील होगी, पॉप्लिटियल फील नहीं होगी। डिस्टल टू द स्टेनोसिस द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स इज डिक्रीज और एब्सेंट। अब एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स में क्या होता है, हम डॉर्सालिस पेडिस या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से पाल्पेटरी मेथड से एक सिस्टोलिक प्रेशर नोट करते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय इट्स अ रेशियो ऑफ इट, बेसिकली जैसे ये लिखा हुआ सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द एंकल डिवाइड बाय सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। और हम देखते हैं कि अगर ये रेशो का आंसर इट्स ग्रेटर देन 1 देन इट्स नॉर्मल। इफ इट्स 0.5 to 0.9 इसका मतलब है इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इट्स लेस देन 0.5 इसका मतलब क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, एंड इफ इट्स लेस देन 0.3 द आर्टरी इज गोइंग इन इमिनेंट नेक्रोसिस। टेम्परेचर देखते हैं, जहाँ पे आर्टरीज नहीं जा रही, आर्टीरियल सप्लाई नहीं जा रही सॉरी, वो कोल्ड होगा। रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज नॉर्मल होता तो भर जाता, लेकिन चूँकि अब नॉर्मल है तो आर्टरीज इंसफिशेंसी की तरफ जा रहा है। एट्रोफी ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो इट्स गोइंग टू एट्रोफी, इट्स लीडिंग टूवर्ड्स द एट्रोफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन द मसल्स। इंडिकमेंट्री चेंजेस। अब लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करते हैं कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या नहीं है, नेल्स प्रॉपर हैं या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में देखें जहाँ आर्टिकल सप्लाई नहीं जा रही, वहाँ पे लॉस ऑफ हेयर हो जाएंगे एंड थिकनिंग ऑफ द टोज एंड नेल्स। तो ये बहुत एविडेंट है कि यहाँ पे सप्लाई सही नहीं जा रही। इन्वेस्टिगेशन हम जनरल इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करेंगे, उसकी CBC कराएंगे, BSR, RFTs, LFTs, APTT, INR, ECG, ईको कि कहाँ मसला आ रहा है। अगर CBC ख़राब है, एनीमिया है, डायबिटीज़ है, रेनल डिजीज़ है, प्लेटलेट्स हैं, कोआगुलेशन प्रोफाइल में मसला, कहाँ मसला आ रहा है वो चीज़ नोट करेंगे। स्पेसिफिक में हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। डॉपलर हमें क्या बताता है, कंटिन्यूस वेव अल्ट्रासाउंड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्रोब, और बेसिकली बताता है फ्लो ऑफ द ब्लड इंडिकेट, एंड डॉपलर सिग्नल दे जस्ट इंडिकेट द मूविंग ब्लड। अगर तो ब्लू है ब्लड, मतलब लाइक वीनस ब्लड है तो इट मूव्स अवे, और अगर रेड आर्टीरियल ब्लड है इट्स मूव टूवर्ड्स द प्रो। डुप्लेक्स स्कैनिंग में क्या करता है, ना सिर्फ ये इट्स कंबाइंड डॉपलर ना सिर्फ ये बताता है कि फ्लो किस तरफ है, बल्कि ये भी बताता है कि कलर कोडिंग फॉर द ब्लड शायद डुप्लेक्स में है, बल्कि ये भी बताता है कि कंडीशन ऑफ द वेसल्स कैसी है। ठीक है, और आप CT एंजियोग्राफी भी करा सकते हो, MR एंजियोग्राफी भी करा सकते हो। बट व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया? मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले तो पर्सन को कहना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग क्विट करे, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ को कंट्रोल करे, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स देनी है लाइक एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देनी है लाइक क्लोपिडेग्रॉल, वॉक रेगुलरली, कंट्रोल ऑफ बेस्ट इन फूड केयर। और उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट में एंड वेस्कुलर मैनेजमेंट जैसे बलून एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टंटिंग, या सर्जिकल रिवेस्कुलराइजेशन, या एंडार्टेक्टमी। और जैसे मैंने बताया इलियक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसकी वजह से वो पर्सन प्रेजेंट विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो हम क्या करते हैं, अब देखें ये इलियम है, अयोटा है, मैं बताती हूँ, ये अयोटा है, ठीक है, और ये इलियम है, यहाँ पे वो आ गया एम्बुलस आ गया, तो हम अयोटो फेमरल बाईपास डाल देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है अयोटो फेमरल बाईपास, यहाँ पे इलियो फेमरल बाईपास, क्रॉस ग्राफ जो है हम फेमरो फेमरल क्रॉस ग्राफ ले सकते हैं, या एक्सिलो फेमरल ग्राफ ले सकते हैं। और अगर पॉप्लिटियल के नीचे हो तो उसका ऑपरेशन दे आर मोस्टली रिवॉर्डिंग, बट एंजियोप्लास्टी कैन गिव अस गुड प्रोग्नोसिस। ये हो गया क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के अभी तक मैनेजमेंट, कि आहिस्ता 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 मसला हुआ। अगर एकदम एम्बोलिज्म की वजह से एकदम मसला आ जाए, एम्बुलस कहाँ से आ सकता है, लेफ्ट एट्रियम में आर्टेरियल फिब्रिलेशन होती है, MI हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से आ गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से एम्बुलस तो डायरेक्टली आ गया और उसने लिम्स में, ब्रेन में, मेसेंटेरिक वेसल्स में, रेटिना में मसला कर दिया। ठीक, तो इसे कहते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। कहीं भी फ़ौरन एम्बुलेंस आ जाए और उसकी वजह से लिम्ब सफ़र कर रही है, उसे कहते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। There is decrease in the limb perfusion causing potential threat to limb viability, and it's caused by thromboembolic pathology.
6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इस्कीमिया इरिवर्सिबल हो जाता है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया या क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया? एक्यूट में एम्बोलिज्म की वजह से होगा, क्रॉनिक थ्रोम्बोसिस की वजह से होगा, कार्डियक रिथमियास की हिस्ट्री है, सडन ऑनसेट की हिस्ट्री है, सिवियरिटी ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स है, तो द एम्बोलिज्म की वजह से। क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री है या रिस्क है, तो आपको वो थ्रोम्बोसिस की मतलब क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। अगर एम्बोलिज्म हुआ है, अगर लेट सपोज 2 लिम्स हैं, एक लिम्ब में एम्बोलिज्म हुआ है तो यहाँ तो पल्स गायब हो जाएंगे, दूसरे वाले में पल्सेस नॉर्मल रहेंगी। लेकिन थ्रोम्बोसिस वाले क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के केस में दूसरे वाले की पल्सेस अब नॉर्मल ही रहेंगी, क्योंकि थ्रोम्बोसिस ये नहीं सिर्फ एक लेग में हो रही, दूसरे लेग में भी तो ऑब्वियसली हो रही होगी। एग्जाम फाइंडिंग्स ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया एम्बोलिज्म की लिम्ब इस्कीमिया एम्बोलिज्म में नहीं मिलेगा, एग्जाम फाइंडिंग क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया का थ्रोम्बोसिस में मिलेगा। ना अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हुआ है तो एकदम ऐसे कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? 6 क्लिनिकल फीचर्स हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं। एक तो पेन, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन, वहाँ पल्स नहीं होगी, पेलर होगा, कोल्ड, पोइकिलोथर्मिया, कोल्डनेस टू टच, पैरास्थीजिया, वहाँ कुछ सेंसेशन भी नहीं आएंगे, एंड पैरालिसिस ऑफ द मसल। हाउ टू ट्रीट? पहले तो है फटाफट मेडिकल ट्रीटमेंट देना है उसको, पेन रिलीफ करेंगे उसकी, एनाल्जेसिक देंगे, हेपरिन 5000 यूनिट्स IV हेपरिन देंगे, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर हार्ट कंडीशन है उसको भी ट्रीट करेंगे, आर्टिरियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करेंगे, एंटीप्लेटलेट थेरेपी एस्पिरिन देंगे। एंड व्हाट अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट? सर्जिकल ट्रीटमेंट में एम्बोलेक्टमी पे आ जाता है कि एम्बोलेक्टमी के स्टेप्स लिखें। सर्जिकल एम्बोलेक्टमी में हम लोग यूज़ करेंगे फोगार्टरी कैथेटर। कैथेटर हम क्या करेंगे, बाहर इंसियन दिया, आर्टरी में इंसियन दिया, फोगार्टरी कैथेटर डाला, उसे एम्बुलेंस के आगे थोड़ा सा लेकर के, आगे लेकर जाने के बाद उसे इन्फ्लेट किया उसके बलून को, और फिर उसे पीछे लेकर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि एम्बुलेंस को पीछे लेकर जाए, और एम्बुलेंस को इस इंसियन मार्क से बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकाल देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप पेटेंसी हो चुकी है? जब हम बाहर निकालेंगे तो द प्रोसीजर इज़ रिपीटेड अंटिल द बैक ब्लीडिंग अकर्स विच शोज द पेटेंसी ऑफ द वेसल, और बस पोस्ट ऑपरेटिव हेपरिन हम लोगों ने दे देनी है। दूसरा है सर्जिकल मेथड, वो है इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस। इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस इज डन थ्रू टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रोक की थी, सर्जरी की थी, ट्रॉमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, तब हम उससे TPA नहीं लेंगे थे, ठीक। और ये लिखा हुआ है कि ऐसे पेशेंट में रिपरफ्यूजन इंजरी भी हो सकती है, रिपरफ्यूज़ करके जब ब्लड आता है तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम या जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो फ्री रेडिकल्स को प्रोसेस करती हैं, वो नहीं प्रोसेस कर पाती सही से, क्योंकि इंजर हो चुकी होती है ना इस्कीमिया की वजह से, तो इट लीड्स टू रिपरफ्यूजन इंजरी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? बेसिकली मसल सारे एक फेशिया के अंदर इंक्लोज होते हैं। जो ही ब्लड वापस आता है इस्कीमिया के बाद, जो ही ब्लड वापस आता है तो इस्कीमिया की वजह से सारी एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं, एंडोथीलियम ऐसी पड़ी हुई थी, तो सेपरेट परमेबिलिटी उसमें आ जाती है, वो डैमेज हो जाती है, परमेबल हो जाती है, इसकी वजह से फ्लूइड बाहर चला जाता है। अब जो फेशिया के अंदर पड़ा हुए हैं सारे मसल्स, एक फेशिया के अंदर सारे मसल्स पड़े हुए हैं, ऊपर से ब्लड आया तो सारी एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो गई, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर जमा होने लग गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, जैसे मैंने बताया उसमें भी, इस्कीमिक रेस्ट में भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और मसल जो अपने फेशिया के अंदर है वो इतने ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, इट कैन लीड टू इट कैन लीड टू मसल डेथ। तो क्या करते हैं, फ़ौरन हम जो उसका फेशिया होता है उसको चारों एंगल से, चारों क्वाड्रेंट से काट देते हैं। और काटने से अब क्या हो सकता है, अब हम लोगों ने एकदम फेशिया काटा तो मसल्स भी कट सकते हैं, मसल्स के अंदर से मायोग्लोबिन भी ब्लड में सर्कुलेशन में जा सकती है, और वो मायोग्लोबिन एक्यूट रीनल शटडाउन भी करा सकती है। तो आपने जो ही फेशियोटमी की, आपने पेशेंट को फुल ऑन हाइड्रेट करना है सही तरीके से, ताकि उसकी किडनी शटडाउन में ना जाए। अब हम पढ़ते हैं, compartment syndrome refers to the collection of the symptoms arising as a result of increased pressure in the muscle compartment, which result in compromised tissue perfusion. सारा एंडोथेलियल इंजरी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, लीड्स टू लीकेज, और इंटरस्टिशियल स्पेस में उसने ज़्यादा अपना प्रेशर बिल्डअप कर दिया, कंटिन्यूस मसल नेक्रोसिस हुई था, अपेरेंटली एडुकेट आर्टीरियल फ्लो था, लेकिन मसल जो है वो मर रहे हैं। और आपने कभी भी नहीं देखना कि ये इस चीज़ को देखना कि अगर पाल्पेबल पीडल पल्सेस हैं कि डॉर्सालिस पेडिस होगी या पोस्टीरियर टिबियल होगी, सही है, तो इसका मतलब वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं है, नहीं हो सकता। फिर यहाँ लिखे हुए एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है वैसे। स्पास्टिक डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोएंजाइटिस, ऑब्लिटरेंस बर्जर्स डिजीज, जैसे मैंने बताया हैवी स्मोकिंग की वजह से उनका हो जाता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, अच्छा ऐसे पेशेंट को बर्जर्स डिजीज में कहते हैं स्मोकिंग छोड़ दे। रेनॉल्ड्स फिनोमेना ये एक ऐसी कंडीशन है, एग्जैजरेटेड वैस्कुलर रिस्पॉन्स है टू कोल्ड टेम्परेचर एंड इमोशनल स्ट्रेस। मॉरिस रायनॉल्ड ने 1862 में इसे डिस्कवर किया। बहरहाल
इसमें होता क्या है, इसमें ट्राइफेजिक कलर चेंज हो जाता है। पहले किसी भी टेम्परेचर या स्ट्रेस की वजह से एकदम सारी फिंगर्स, सादा अपर लिम में होता है और वुमेन में होता है, सारी फिंगर्स वाइट हो जाती हैं। थोड़ी देर में ब्लड आया तो पहले ब्लू होती हैं फिर रेड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जब रिपरफ्यूज़ कर जाती हैं वैजोस्पास से बाहर निकलती ब्लू होती हैं फिर रेड होती हैं, तो ये ट्राइफेजिक कलर चेंज होता है। अब ये एज इट इज़ ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान को यही मसला हो, प्राइमरी रायनॉड्स फिनोमेना, इट्स कॉल्ड रायनॉड्स डिजीज़। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी और बीमारी के साथ लिंक्ड हो, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, तो उसे कहते हैं रायनॉड्स फिनोमेना। पेशेंट्स को ऐसे पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि अपने हाथों को ग्लव्स, हाथों में पर ग्लव्स पहन के रखें, उसे वार्म रखें, अगर रात को सो रहे हैं तो रूम वार्म रखें, और इमर्जन ऑफ लिम्स इन द कोल्ड वाटर को अवॉइड करें, स्मोकिंग छोड़ दें और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक निफेडिपिन लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर का पार्ट 1।